नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका अपना राहुल पटेल, आपका केमिस्ट्री टीचर। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन पर। हम लोग बात कर रहे हैं आपके 12th की केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक बलगतिकी। इसमें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को 5 लेक्चर प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, बहुत सारे क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने निपटा दिया। बहुविकल्पी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम लोगों ने कर लिया। अति लघु उत्तरीय का पार्ट 1 हमने किया है, जो कि 2 मार्क्स का था। आज हम लोग करने जा रहे हैं अति लघु उत्तरीय का पार्ट 2, जो कि 4 मार्क्स का होता है। इसलिए फोकस के साथ बैठिएगा। मेक श्योर करिए कि अपने साथ कॉपी और पेन लेकर बैठिए, ताकि कॉन्सेप्ट जो मैं पढ़ाऊं उसको नोट डाउन करते जाए। ठीक है ना? तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अति लघु उत्तरीय में आपका जो 4 मार्क्स का होता है, उसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के औसत वेग और तात्क्षणिक वेग से आपका क्या तात्पर्य है। अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को संक्षेप में थोड़ा सा समझा दीजिए। चलिए समझा देते हैं। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये 2023 में पूछा गया था और ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है ना? तो चलिए ध्यान दीजिएगा। पहले हम समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की दर जो होती है, उसमें औसत दर होता है या औसत वेग होता है और तात्क्षणिक वेग होता है, उसको समझते हैं। पहले हम तात्क्षणिक वेग को समझते हैं। किसको समझते हैं? तात्क्षणिक वेग को। अगर हम तात्क्षणिक वेग की बात करते हैं, यानी कि इंस्टेंटेनियस रेट की बात करते हैं, तो इस केस में जो रिएक्शन होती है ना, जो रिएक्शन होती है, ये बहुत कम समय में हो जाता है। ये रिएक्शन जो होती है बहुत कम समय में हो जाती है, मतलब इसको होने के लिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का टाइम लगता है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का मतलब कभी तो 1 सेकंड लग जाएगा, बाकी आधा सेकेंड या उससे भी कम, मतलब बहुत कम टाइम लग जाता है। इतने जल्दी में ये हो जाती है। और इतने जल्दी में किसी के बीच में क्या चेंजेस हो रहे हैं भाई साहब, तो उसको हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग तात्क्षणिक वेग को नहीं पढ़ते हैं। और इसको हम लिखना चाहें तो लिखेंगे डी सी बाई डी टी, आर इज इक्वल टू डी सी बाई डी टी। यानी कि जो इसका हम रेट लिखना चाहेंगे, डी सी बाई डी टी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, यानी कि बहुत कम टाइम लेता है और इसको हम लोग ज्ञात नहीं करते हैं। आप लोग इसको नोट करिए, मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, हाँ, यहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं, तब तक क्लीन हो जाए। ध्यान दीजिएगा, अब यहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं एवरेज रेट की, यानी कि औसत दर की बात कर लेते हैं। अगर हम औसत दर की बात करते हैं, तो औसत दर का मतलब ये होता है कि ये कुछ टाइम लेता है, यानी कि कुछ समय अभिक्रिया में लिया जाता है। कुछ समय अभिक्रिया लेती है, ऐसे लिख देते हैं। अभिक्रिया लेती है मतलब ऐसा टाइम लेगा कि आप लोग को ना ज़्यादा वो टाइम ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, ऐसा भी नहीं लगेगा, और ऐसा भी नहीं लगेगा कि तुरंत ही हो जा रही है। समझ रहे हो ना? मतलब ऐसा टाइम रहेगा कि आप उसको स्टडी कर सकते हो। मतलब कुछ समय में अभिक्रिया होती है। ठीक, जैसे 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे, ठीक है, 1 घंटे अभिक्रिया होती है। और इसको कैसे हम लोग लिखते हैं, इसके रेट को? R इज इक्वल टू डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। ठीक है ना? डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। सी का मतलब होता है सांद्रता और टी का मतलब होता है टाइम। डेल्टा क्या होता है? परिवर्तन। डेल्टा क्या होता है? परिवर्तन होता है। आप लोग इसको नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, ले लिए? चलिए, सेव किया। सेव करने के बाद इसको कर देता हूँ क्लीन करने के बाद थोड़ा सा इसी में और एक पार्ट है। इसमें है कि अभिक्रिया का जो दर होता है, उस पर ताप का प्रभाव क्या होता है, उसको थोड़ा संक्षेप में हम लोगों को समझने की जरूरत है। ठीक है ना? जो अभिक्रिया की दर होती है, उस पर ताप का क्या प्रभाव होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ पे एक हेडिंग लगाते हैं। हेडिंग ये लगाते हैं
अभिक्रिया की दर पर ताप का प्रभाव, पूरे बोर्ड में हेडिंग लगा दो ठीक है ना। अभिक्रिया की दर पर ताप का प्रभाव, मैं थोड़ा दूर दूर लिखता हूँ, मेरी आदत है, ठीक है ना, और ये आदत जाएगी नहीं। चलिए, अभिक्रिया की दर पे ताप का प्रभाव क्या होता है, थोड़ा सा इसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। जब हम तापमान में परिवर्तन करते हैं, ठीक है, तापमान में परिवर्तन करते हैं तो अभिक्रिया की दर और स्थिरांक दोनों में परिवर्तन होता है। स्थिरांक दोनों में परिवर्तन होता है, ठीक है ना। यानी कि आप अभिक्रिया में तापमान में परिवर्तन कर देते हो तो जो उसका दर होता है और जो उसका स्थिरांक होता है उसमें दोनों में परिवर्तन होता है, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे ही चालू कर लेते हैं, गर्मी लग रही है। ठीक है ना। यानी कि जब भी हम अभिक्रिया के तापमान में परिवर्तन करते हैं, तो उसके अभिक्रिया के दर में और अभिक्रिया का जो स्थिरांक होता है उन दोनों में परिवर्तन होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इतना आप लोग नोट डाउन करिए, मैं या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको डिलीट करने जा रहा हूँ। सेव होने के बाद हम इसको क्लीन कर देते हैं। आ जाइए जरा इस परिभाषा को और भी हम समझने की कोशिश करते हैं, और भी थोड़ा समझने की हम लोग कोशिश करते हैं, ठीक है। आगे आ जाइए जरा, ध्यान दीजिएगा, अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, तापमान बढ़ाते हैं, तो तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर अथवा स्थिरांक दोगुना हो जाता है। स्थिरांक दोगुना हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि अगर आप यहाँ पे इसको बताना चाहो, आपने टेम्परेचर लिया, जैसे अब क्रिया में पहले टेम्परेचर था 10 डिग्री से, मान लो 5 डिग्री सेल्सियस था, आपने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया 10 डिग्री सेल्सियस और ये हो जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो उस टाइम पे जो अब क्रिया की दर होगी दोगुनी हो जाएगी। मान लो क्रिया की दर थी 3.0 गुणित 10 की घात 3, तो अब क्या हो जाएगी वो 6.0 गुणित 10 की घात 6। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यानी कि अब क्रिया की दर दोगुनी हो जानी चाहिए, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम एक कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, एक स्थिरांक से मतलब एक स्थिरांक नहीं, यहाँ पे हम गुणांक बोल सकते हैं, यानी कि एक गुणांक से रिप्रेजेंट करते हैं। गुणांक से क्यों? क्योंकि भाई उसके दोगुना में परिवर्तन हो रहा है, तो एक गुणांक से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको सिग्मा कहते हैं, इसको तापमान गुणांक कहते हैं। सिग्मा को तापमान गुणांक कहते हैं और तापमान गुणांक बराबर हो जाएगा, मान लो स्थिरांक में आपको देखना है, स्थिरांक में आपको देखना है उसका टेम्परेचर पहले T डिग्री सेल्सियस था, आपने उसमें पहले T डिग्री सेल्सियस था, आपने उसमें ऐड कर दिया 10 डिग्री सेल्सियस। कितना ऐड कर दिया? 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आपने 10 डिग्री सेल्सियस ऐड कर दिया
तो अब जो नया स्थिरांक है, ठीक है, अब जो नया स्थिरांक है उसमें कितना परिवर्तन हो जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, आपका नया स्थिरांक जो बनेगा उसमें कितना परिवर्तन हो जाएगा, इसको ढंग से लिख देते हैं कि पहले T डिग्री सेल्सियस था, आपने उसमें 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है। अब जो नया K है उसके स्थिरा मतलब उसके मान में कितना बढ़ोतरी हो जाएगी, तो उसके लिए मैंने ऊपर लिख दिया है, जब भी टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस आप बढ़ाते हो तो उसके स्थिरांक में दोगुना परिवर्तन हो जाता है, यानी कि दोगुना हो जाता है, ठीक है। आप लोग इसको लिखो, इस तापमान गुणांक है, ये जो है ये है तापमान गुणांक, या फिर इसको तापीय गुणांक कहते हैं, ठीक है। आप लोग लिख लीजिए इसको, मैंने प्रॉपरली लिख दिया है। और इसी को एक और जैसे लिखते हैं जिसका नाम होता है आर्हेनियस गुणांक, ठीक है ना। इसको एक अलग तरीके से लिखते हैं, मैं उसको भी लिखने जा रहा हूं, आर्हेनियस गुणांकों को भी लिखने जा रहा हूं, ठीक। आप लोग इसको पहले लिख लीजिए, लिख लिए ना, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आ जाइए जरा, यहीं पे एक समीकरण बनता है, आर्हेनियस समीकरण बनता है, जो कि यह प्रदर्शित करता है कि अगर हम किसी अपक्रिया में 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके दर में अथवा स्थिरांक में दोगुना परिवर्तन, यानी कि वो दोगुना हो जाता है। आर्हेनियस का समीकरण यहाँ पे लिख देते हैं, बाकी अभी हम इसको समझा देते हैं फिर से। आर्हेनियस का समीकरण इसी से बनता है, जो कि हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू ए इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर एक्टिवेशन एनर्जी EA बाई RT, ठीक है। ये होता है आर्हेनियस का समीकरण। आप लोग इसको लिखिए तो थोड़ा सा मैं इसको समझा देता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको नोट डाउन करिए, आप लोगों की मर्जी है, जैसा भी आप चाहो आप कर सकते हो। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं थोड़ा सा पानी पीने की कोशिश कर लेता हूँ। कोशिश क्या, क्योंकि मेरे गले में झिकझिक है। क्या है भाई साहब? झिकझिक है। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, आ जाइए जरा, इसको हम फिर से समझने की कोशिश, मतलब ये जो मैंने समीकरण बना दिया ना, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इसको सेव कर देते हैं, सेव करने के बाद क्लीन कर देते हैं ताकि जगह हो जाए, तो हम यहीं पे इसको समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो आपने लिखा था सिग्मा इज इक्वल टू, क्या लिखा था भाई साहब? ए, ठीक है, ए लिखा था आपने इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाई RT। इसको हम पहले समझ लेते हैं क्या हमने लिखा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जो है तापीय गुणांक है, क्या है ये? तापीय गुणांक है। और जो A होता है, A जो होती है सांद्रता होती है, ठीक है। और जो E है ये एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ऐसा कांस्टेंट है जिसको ड्राइव नहीं किया जा सकता। और जो EA है ये एक्टिवेशन एनर्जी है, यानी कि जिसको सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, ये सक्रियण ऊर्जा है, और जो R होता है, R का मान तो आप लोगों को पता है ना, R का मान जिसको रिडबर्ग गैस कांस्टेंट कहते हैं, कितना होता है? 8.314 जूल पर मोल केल्विन। और जो T होता है ये टेम्परेचर होता है,
और टेम्परेचर जो लिया जाता है वो केल्विन में लिया जाता है, ठीक है ना। आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक। इस पे सवाल नहीं बनती है, ठीक है ना, इस पे सवाल कभी नहीं दिया जाता है। ये सिर्फ रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि जब हम किसी भी तापमान में 10 डिग्री, किसी अपक्रिया में 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाते हैं तो उसके अपक्रिया की दर में या फिर अपक्रिया के स्थिरांक में क्या परिवर्तन हो जाता है उसके बारे में ये बताता है, ठीक है ना। बाकी हमने जो इसके पहले समीकरण दिया था उससे हम लोगों की सवाल सॉल्व होती है। अगर इस पे सवाल आएगी तभी हम इस पे सवाल सॉल्व करा देंगे, ठीक है। सेव कर देता हूँ, सेव करने के बाद इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग रीड करिए, रीड करने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि रुक जाओ, प्रथम कोटि की अपक्रिया का समीकरण, ठीक है, ठीक है भाई साहब। प्रथम कोटि की अपक्रिया का समीकरण लिखिए तथा सन्निहित पदों को समझाइए। एक प्रथम कोटि की अपक्रिया की अर्ध आयु काल के लिए भी आपको समीकरण लिखना है और इसके वेग स्थिरांक की गणना हम लोगों को करना है। चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे कैसे बढ़ेंगे, जब इसको आप प्रश्न का आंसर दोगे तभी आप आगे बढ़ोगे। प्रथम कोटि की अपक्रिया, पहले हम इसको लिख देते हैं, प्रथम कोटि की अपक्रिया क्या होती है, ठीक है। प्रथम कोटि की अपक्रिया का मतलब होता है, प्रथम कोटि की अपक्रिया का मतलब होता है कि आपने जितना सांद्रता में परिवर्तन किया, आपने सांद्रता में जितना परिवर्तन किया उतना ही परिवर्तन उसके अपक्रिया की दर में परिवर्तन होगा। यानी कि आपने कंसंट्रेशन का चेंज यानी कि सांद्रता में परिवर्तन जो होता है वो बराबर होता है किसके बराबर होता है भाई साहब, सांद्रता में परिवर्तन। पहले लिख देते हैं या हिंदी में लिखते हैं, नहीं तो समझ नहीं पाओगे। सांद्रता में परिवर्तन बराबर किसके, सांद्रता में परिवर्तन अपक्रिया की दर के, अपक्रिया की दर में परिवर्तन, ये दोनों बराबर होते हैं तभी अपक्रिया की कोटि प्रथम कोटि की होती है। अपक्रिया की दर में परिवर्तन, ठीक है ना। आप लोग क्या करिए, इसको लिख लीजिए, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अगर हमको निकालना है, क्या निकालना है, अर्ध आयुकाल, और अगर हम इसमें क्या निकालना चाहें, एक प्रथम कोटि की अपक्रिया की अर्ध आयुकाल, और अच्छा समीकरण भी कह रहा है, समीकरण भी आपको लिखना है। चलिए कोई बात नहीं, अर्ध आयुकाल तो ये हो जाएगा और समीकरण क्या हो जाएगा, अच्छा समीकरण अर्ध आयुकाल, समीकरण तो मैंने लिख दिया यार, ये तो समीकरण है। अब अर्ध आयुकाल हम लोग लिखते हैं, चलिए आ जाइए जरा, हम लोग अर्ध आयुकाल लिखते हैं। क्या लिखते हैं भाई साहब, अर्ध आयुकाल लिखते हैं। बाकी एक तो आपको पता ही है कि अपक्रिया दर का निरूपण हम लोग कैसे करते हैं। अपक्रिया दर का निरूपण आप ऐसे करते हो, इस तरह से करते हो कि नहीं करते हो, ये तो बार बार आप लोगों को दिया जाएगा, ये पता होना चाहिए। इसी से हम लोग कोटि फाइंड आउट करते हैं, ये भी हो गया। अभी कह रहा है कि अर्ध आयुकाल के लिए आप लोग लिखिए, मतलब अर्ध आयुकाल इसका क्या होगा, उसका पहले हम लोग समीकरण लिख लेते हैं। सूत्र क्या होता है अर्ध आयुकाल का, अर्ध आयुकाल का सूत्र होता है, अर्ध आयुकाल के लिए समीकरण क्या बनता है भाई साहब, ये बनता है आपका 0.693 डिवाइडेड बाई क्या बनता है भाई साहब, टी हाफ बनता है। ये अर्ध आयुकाल के लिए समीकरण होता है। किसके लिए समीकरण होता है, अर्ध आयुकाल प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए। अच्छा इसमें क्या पूछा है आपसे, वेग स्थिरांक k = 0.693, मैंने समीकरण पूरा नहीं लिखा था, लिख देता हूं यार, k = 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ, ठीक है, ये समीकरण बनता है। अब इससे हम लोग सवाल सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम इससे सवाल, अच्छा लिख लो पहले एक बार आप लोग, ये समीकरण दिया गया है, इससे आप लोग सवाल सॉल्व करिएगा। चलिए आ जाइए जरा, हम सवाल अगर सॉल्व करना चाहें तो ये बनेगा आपका 0.6
693 डिवाइडेड बाई टी हाफ कितना दिया गया है 693 सेकेंड, 693 सेकेंड आपको दिया गया है, ठीक है ना। अगर हम इसके बराबर इसको कर दें, इसके बराबर इसको कर दें तो हमको यहाँ पे करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कितने अंक है दशमलव के बाद 3 अंक है, तो 3 अंक तक अगर हमें दशमलव को हटाना है तो इसको करना पड़ेगा हम लोगों को 10 की घात -3, ठीक है। ये बनेगा 1 × 10 टू द पावर माइनस, एक मिनट 1 का है लिख रहा हूँ भाई साहब, अगर हमने दशमलव यहाँ तक खिसकाया है तो 693 गुणते 10 की घात -3, और ये क्या है भाई साहब, ये तो 693 है ही, 693 है ही। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने का आपका बन जाएगा 1 × 10 टू द पावर -3, ये आपका बनेगा k का मान। क्या बनेगा भाई साहब, ये k का मान बनेगा। आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो ना, हाँ आप लोग इसको क्या कर सकते हो भाई साहब, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिए, बहुत आसान सवाल है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं क्योंकि ये पूछा नहीं गया था बोर्ड के एग्जाम में। इसमें GN लिखा है, इसका मतलब गुड नाइट। चलिए आ जाइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा भाई साहब, ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट दिख रहा है प्रॉपरली आप लोगों को, हाँ दिख तो रहा है, कौन सी दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। आ जाइए जरा, पिछला क्वेश्चन मैंने जो भी समझाया है वैसे ही वो सॉल्व होता है, ठीक है। आप लोग प्रॉपरली जाके उसको अटेंड कीजिए, ठीक है ना। हाँ कहीं पे डाउट होगा तो आप लोग कमेंट तो होता ही है कभी। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग कमेंट में कभी कुछ क्यों नहीं लिखते हो यार, हाँ कमेंट में जाके लिखा करो कि सर यहाँ पे डाउट। आप लोग पढ़ाई करते हो ना, तो जब पढ़ाई करते हो तो डाउट तो ऑब्वियस सी बात है आएगा, है कि नहीं। मैं एक बात बताऊं, डाउट उनको नहीं आता जो बहुत बड़े विद्वान होते हैं, और डाउट उनको नहीं आता जिनको जो बहुत बड़े गधे होते हैं, ठीक है ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, डाउट उन्हीं 2 व्यक्तियों को नहीं आता, एक तो बड़े विद्वान हो या तो फिर बिल्कुल गधे हो। जो बहुत बड़े विद्वान होते हैं भाई साहब वो तो तुरंत समझ जाते हैं, उनको कोई डाउट वाली बात नहीं होती है, और जो बिल्कुल गधे होते हैं उनको तो पढ़ना है ही नहीं, तो डाउट कहाँ से आएगा, है कि नहीं। तो इसलिए डाउट जाके पूछ लीजिएगा, मतलब कहाँ पे जाके पूछोगे, कमेंट में जाके पूछोगे। आ जाइए जरा, ये 2023 में पूछा गया था, इसीलिए क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। आ जाइए जरा, कह रहा है कि अपक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं, प्रथम कोटि तथा शून्य कोटि की अपक्रिया में क्या अंतर है। अरे यार इसको तो मैंने पढ़ाया है, प्रथम कोटि और शून्य कोटि की अपक्रिया, क्या करूं बताऊं, बता देता हूं, चलो कोई बात नहीं। हम लोग अपक्रिया की कोटि का मतलब समझते हैं, ठीक है। क्या समझते हैं भाई साहब, अपक्रिया की कोटि का मतलब हम लोग समझते हैं, ठीक। मैंने अपक्रिया की कोटि का मतलब आप लोगों को समझाया था, क्या किया था भाई साहब, अपक्रिया की कोटि मैंने आपको समझाया था। यानी कि अगर जब भी अपक्रिया हो रही हो, अपक्रिया के दर में, अपक्रिया के दर में कितना परिवर्तन हो रहा है, अपक्रिया के दर में कितना परिवर्तन हो रहा है, उसी को तो आप लोग कहते हो अपक्रिया की कोटि। क्या कहते हो भाई साहब, अपक्रिया की कोटि कहते हो। ये तो परिभाषा होता है, लेकिन हमको यहाँ पे क्या करना है, अगर आप यहाँ पे परिभाषा लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो कि अपक्रिया के दर में कितना परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। अपक्रिया के दर में कितना परिवर्तन हो रहा है उसको अपक्रिया की कोटि कहते हैं। और प्रथम कोटि तथा शून्य कोटि की अपक्रिया में क्या अंतर है, इसको हम लोगों को समझना है। चलिए समझ लेते हैं। जो प्रथम कोटि की अपक्रिया होती है, इसके पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था उसमें क्या होता है, मैंने बताया था ना कि सांद्रता में जो परिवर्तन होता है, अगर उतना ही परिवर्तन आपके अपक्रिया के दर में हो तो वो कौन सी अपक्रिया होती है, वो प्रथम कोटि की अपक्रिया होती है। मैंने इसके बारे में समझाया था ना। प्रथम कोटि की अपक्रिया ऐसी अपक्रिया है, यदि सांद्रता में परिवर्तन हम दोगुना कर दें तो अपक्रिया की दर भी क्या हो जाए, दोगुना। अगर आधा कर दे सांद्रता में, सांद्रता को आधा कर दें तो अपक्रिया की दर भी आधी हो जाए, तो उसको हम लोग प्रथम कोटि की अपक्रिया कहते हैं। यानी कि सांद्रता की दर में सांद्रता में परिवर्तन और अपक्रिया के दर में परिवर्तन जितना होगा उसी अगर बराबर है तो उसको हम लोग प्रथम कोटि की अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। समझ आ रहा होगा यार।
थोड़ा पानी पीता हूँ, नहीं तो गला सूखा ही सूखा रहेगा। आ जाइए जरा। अब शून्य कोटि की अपक्रिया को हम समझते हैं, क्योंकि प्रथम कोटि को मैंने समझाया था। ठीक है, शून्य कोटि की अपक्रिया को समझते हैं। अंतर यही है कि भाई साहब, आपने प्रथम कोटि की अपक्रिया लिया तो उसमें जितना सांद्रता में परिवर्तन होगा उतना ही परिवर्तन क्या हो जाएगा भाई साहब, अपक्रिया की दर में। जब हम शून्य कोटि की अपक्रिया की बात करते हैं, सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन, सही लिख रहा हूं, एक मिनट, परिवर्तन और अपक्रिया की दर में परिवर्तन एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। परिवर्तन एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ये होती है शून्य कोटि की अपक्रिया। अगर आपने सांद्रता में परिवर्तन किया तो अपक्रिया की दर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसका मतलब वो शून्य कोटि की अपक्रिया है। ठीक है, अब कह रहा है कि स्थिर आयतन पर, आयतन आपको स्थिर दिया गया है। ठीक है, N2O2 के प्रथम कोटि के तापीय वियोजन पर निम्न आंकड़े प्राप्त हुए, मतलब इस चीज को हमने प्राप्त किया है। चलिए, अब कह रहा है कि वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। क्या करिए आप, वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, वेग स्थिरांक की गणना। यहाँ पे वेग स्थिरांक हम लोग कैसे निकालेंगे उसकी हम लोग बात करते हैं। ठीक, इसको मैं मिटा दूं, मिटा दिया जाए इसको, क्यों भाई साहब। चलिए, यहाँ पे मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में एक फार्मूला लिखाया था, अगर आप लोगों को याद हो, आपको याद हो फार्मूला, तो फार्मूला आप लोगों को क्या दिया गया था भाई साहब, फार्मूला आपको दिया गया था, जो फार्मूला आपको दिया गया था वो दिया गया था K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टाइम। अच्छा, यहाँ पे टाइम से हमको नहीं चलना है ना, छोड़ो, इससे नहीं करेंगे। एक फार्मूला और था, क्या था भाई साहब, K इज इक्वल टू 0.693, ठीक, 693, और क्या था भाई साहब, इसमें टेम्परेचर तो हमको नहीं लेना है, हाँ, डिवाइडेड बाई टी हाफ करना है। क्या टी हाफ से ये सॉल्व हो जाएगा? अच्छा, टी हाफ से हो जाएगा, सेकेंड टाइम दिया गया है, टी हाफ लिख देते हैं। इस वाले फार्मूले से हमको सॉल्व करना है, वो जो अभी मैं फार्मूला लिख रहा था ना, वो वाले से नहीं, इस वाले से हमको स्थिरांक को सॉल्व करना है। चलिए कोई बात नहीं है, हम वैल्यू को रखते हैं, सभी वैल्यू को रखते हैं। टी हाफ से हमें मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं है हमको। टी हाफ कितना दिया गया है आपको, अगर हम इनिशियल टाइम ये दिया गया है, ठीक है, फिर बाद में 100 सेकेंड हो जा रहा है, तो इसका टी हाफ कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई साहब टी हाफ, बताइए जरा। 50 सेकेंड होगा ना इसका टी हाफ, अर्धायुकाल तो 50 सेकेंड हो जाएगा। चलिए रखते हैं, रखिए आप, K इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड 50, सॉल्व कर लेना यार इसको, ये बहुत सिंपल सा है, बन गया है, इंपॉर्टेंट है, सॉल्व कर लीजिएगा, इतना तो कर ही लोगे। सेव करता हूँ, सेव करने के बाद अगर आप लोग को जरा सा भी इसमें डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में बोल दीजिएगा कि सर इसमें कुछ डाउट है, आप इसको फिर से समझा दीजिए, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको फिर से समझा दूंगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, चलिए क्लीन करता हूँ। अगला क्वेश्चन है, अच्छा हाँ, क्वेश्चन है कि किसी रासायनिक अपक्रिया के लिए अर्ध आयु क्या होती है। ठीक है, अर्ध आयु क्या होती है, प्रदर्शित कीजिए कि अपक्रिया की अर्ध आयु अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। चलिए कोई बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा,
अगर हम किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल की बात करते हैं तो अर्ध आयुकाल का मतलब ये होता है, अर्ध आयुकाल का मतलब ये होता है कि वह समय जिस पर अभिक्रिया की सांद्रता आधी हो जाए। क्या हो जाए? वह समय जिस पर अभिक्रिया की सांद्रता शुरुआती दौर से आधी हो जाए, मतलब पहले उसका कुछ था फिर उसका आधा हो जाए ऐसे समय पे, तो उसको अर्ध आयुकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध आयुकाल कहते हैं कि प्रारंभिक सांद्रता पर। अच्छा, इसमें एक पूछा है कि अभिकारकों की प्रदर्शित कीजिए कि अभिक्रिया की अर्ध आयु अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, निर्भर नहीं करती है। चलिए कोशिश करते हैं इसको समझने की। ध्यान दीजिएगा, आपको मान लो दिया गया है, कितना सांद्रता दे दिया गया है, 2 मोलारिटी आपको दिया गया है, H2SO4 दिया गया है। ठीक है, अब क्रिया हो रही है सोडियम के साथ, सोडियम का भी हमने 2 मोलारिटी ले लिया है। ठीक है ना, आपने अब क्रिया करा दिया, ये बना दिया आपने, क्या बना दिया? सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट आपने बना दिया, यानी कि आपने बना दिया Na2SO4 आपने बना दिया, और आपने हाइड्रोजन गैस रिलीज कर दिया। 2 यहाँ पे तो है ही 2, 1 मिनट, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 क्यों लिखेंगे? रुक जाइए, यहाँ पे फिर हमको 4 लेना पड़ेगा। यहाँ पे 4 लेते हैं, फिर यहाँ पे 2 करते हैं। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है। इस तरह से आपको कोई अभिक्रिया दे दी गई है। अब जब आपको इस तरह से कोई अभिक्रिया दी गई है, क्या यहाँ पे चल रहा है यार? जब आपको इस तरह से कोई अभिक्रिया दी गई है, ठीक, और मान लीजिए कि अगर इसका आधा अभिक्रिया होना है, कितना अभिक्रिया होना है? आधी अभिक्रिया होनी है। आधी अभिक्रिया में मतलब सांद्रता क्या हो जाए? आधी हो जाए। ठीक, तो उसका टी हाफ कुछ दिया गया है। ठीक है ना, उसका टी हाफ मान लीजिए कि आपको यक्स दिया गया है। क्या दिया गया है? यक्स दिया गया है। ठीक है ना। अब भाई जब आधी अभिक्रिया हो जा रही है, जब आधी अभिक्रिया हो जा रही है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो टाइम है वो अर्ध आयु है। बाकी ये शुरुआत पे निर्भर कर रहा है क्या? शुरुआत पे सांद्रता पे निर्भर कर रहा है क्या? ठीक है ना, तो उससे क्या लेना देना है कि शुरुआत की सांद्रता क्या है? ठीक है ना भाई, इससे कुछ नहीं मतलब है शुरुआत की सांद्रता क्या है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, अर्धायुकाल सिर्फ ये बताता है कि सांद्रता अब आधी हो चुकी है। ठीक, शुरुआत की सांद्रता से इसको कुछ भी नहीं लेना देना है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये सिर्फ ये बताता है कि जब अभिक्रिया आप करा रहे हो तो उस टाइम पे सांद्रता आधी हो जा रही है, उसी को अर्धायुकाल कहते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और शुरुआत में आपने सांद्रता चाहे 4 मोलारिटी का लो, चाहे 5 मोलारिटी का लो, चाहे जितने मोलारिटी को लो, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है ना, इसीलिए क्या होता है, सांद्रता पे, प्रारंभिक सांद्रता पे निर्भर नहीं करती है। ठीक, मैंने आपको समझा दिया है, आपको समझ में आया होगा। ठीक, और ज़्यादा डिटेल में आप लोग समझना चाहते हो तो आप राजीव प्रकाशन जो ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन की बुक होती है ना, उसको आप पढ़िए, उसमें आपको समझाया गया है अच्छे तरीके से। ठीक है, मतलब अच्छे तरीके से हम भी तो समझा रहे हैं। क्यों भाई, जब अभिक्रिया हो रही है, अभिक्रिया में सांद्रता आधी हो जा रही है जिस टाइम पे, उसी को तो अर्धायुकाल कहते हैं। लेकिन शुरुआत में क्या सांद्रता थी, इससे उसको कोई लेना देना नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? चल, समझ में आया होगा, सेव करते हैं। अच्छा, दूसरा पार्ट इसमें है, क्लीन कर देते हैं। दूसरा पार्ट आपसे है कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का इतना मान दिया गया है। इस अभिक्रिया की अर्ध आयुकाल आपको ज्ञात करना है, यानी कि आपको वेग स्थिरांक दे रखा है। ठीक है, वेग स्थिरांक आपको दे रखा है इतना, और इस अभिक्रिया की अर्ध आयु की गणना कीजिए। यानी कि इसको हम किस पे सवाल पे सॉल्व कर सकते हैं? k इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ। ठीक है ना, इस पे हम लोग सॉल्व करेंगे। k का मान आपको दिया गया है 6.93 गुणते 10 की घात -3 बराबर 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ। और टी हाफ आपसे पूछा है, आपसे टी हाफ को पूछा है।
टी हाफ को आपसे पूछा है, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। मैंने इजी कर दिया, समीकरण पे मैंने रख भी दिया है सारे वैल्यू को, बस आपको इसको सॉल्व करना है। क्या करना है भाई साहब? सॉल्व करना है, ठीक है ना। इतनी मेहनत तो आप लोग कर ही सकते हो, अगर नहीं करोगे तो भाई क्या करोगे? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इतना मेहनत आप लोगों को करना है। आगे बढ़ने से क्या हो जाएगा हम लोगों का? आगे बढ़ने से हो जाएगा अगला। अच्छा, अभी एक और दिया गया है क्या? नहीं, ये तो विस्तृत का है, विस्तृत का आज हम नहीं करेंगे, ठीक है। विस्तृत का आज हम लोग बात नहीं करेंगे, ठीक। विस्तृत के लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है आप लोगों से विदा लेने का, ठीक है। तो आप लोग क्या करिएगा भाई साहब, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को ओके बाय।